नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण अध्ययन का रीट 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित प्रैक्टिस टेस्ट। आप सभी साथियों ने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप सभी साथी उन प्रैक्टिस सेटों को भी जरूर जाकर देखिए। साथियों, आज का टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन ए, कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। एक बार सभी साथ ही कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर होगा। साथियों, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा नहीं की जाती है, अलग जमा नहीं की जाती है। परिवार में रहने वाले सदस्यों की आय जो होती है एक साथ जमा की जाती है। दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, बिल्कुल समान घर वार, समान भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। और जो बच्चों की सुरक्षा होती है उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो सभी का सामूहिक रूप से होता है, लेकिन जो आय अलग अलग जमा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारी परिवार की विशेषता नहीं है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक है? एक बार सभी साथी देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट होते क्या है। साथियों, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो हमारे जैव विविधता वाले क्षेत्र है इनमें प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता, सबसे अधिक जो विविधता पाई जाती है जैव विविधता की, वो हॉटस्पॉट कहलाती है। जो प्रजातियाँ होती है उनकी सर्वाधिक विविधताएं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कहते हैं। तो भारत के जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र इनमें से एक है अरावली हिल्स, खासी हिल्स पहाड़ियाँ, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। साथियों, आपको बता दूं भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कितने? इनमें से आपको देखना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप सभी साथी चाहते हैं कि चारों हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं, तो आप सभी साथियों को मैं नाम बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र जो कि निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन 2 गाय, ऑप्शन 3 ऊंट, ऑप्शन 4 भेड़। साथियों, जो राजस्थान का राज्य पशु, साथियों राज्य प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीक, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 चीज़ें फैक्ट आपको याद करनी पड़ेगी। और इस राज्य प्रतीक और राष्ट्रीय प्रतीक से अभी तक जितने भी रीट आर्टेट हुए हैं उनमें एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, तो अब की बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी मित्र ध्यान रखें कि इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर ले। राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न। साथियों, यहाँ पर राज्य पशु पूछा गया है, तो राज्य पशु क्या है हमारा? ऊंट है। और ऊंट को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। साथियों, आप सभी साथी नोट कर सकते हैं रेगिस्तान का जहाज। और आप सभी साथी सोच रहे होंगे कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा भी है, तो आप सभी साथियों को बता देता हूं मैं, राजस्थान के 2 राज्य पशु है, एक चिंकारा और एक ऊंट। लेकिन आपको दोनों एक साथ ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। यदि एक साथ ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा वन्य जीव श्रेणी में आपसे पूछेगा। तो वन्य जीव श्रेणी में अगर आपसे राज्य पशु पूछे तो चिंकारा होगा, और पशुधन श्रेणी में आपसे पूछे तो ऊंट है। ऊंट किससे संबंधित है? पशुधन श्रेणी से है। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ऑप्शन 1 वाहन, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन 4 धूल के कण। साथियों, हमारा जो वायु प्रदूषण है उसका स्रोत नहीं है, तो किसके द्वारा नहीं होता है? वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है, उद्योग के द्वारा होता है, और धूल के कणों के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। जबकि ठोस अपशिष्ट जो हमारा ठोस कचरा होता है उसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। साथियों, उसके द्वारा क्या होता है? मृदा और जल प्रदूषण होता है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, मृदा और जल प्रदूषण इसके द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को ये जानना होगा रामसर घोषणा। साथियों, एक रामसर जो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके तहत क्या किया गया था? 1971 में संधि हुई थी। इसमें यह किया गया था कि भारत में जो नम भूमि क्षेत्र है उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो भारत में जो रामसर साइट के तहत अभी तक जो नम भूमि क्षेत्र है वो कितने हैं वर्तमान में? आप सभी साथियों को बता देता हूं, वर्तमान में 41 रामसर साइट नम भूमि क्षेत्र है। आप सभी साथी अगर उन 41 के नाम जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। वहाँ पर आज शाम को आप सभी को 41 नामों का टेक्स्ट PDF टेक्स्ट मैसेज जो है मिल जाएगा इससे संबंधित। साथियों, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, राजसमंद झील। आप सभी साथियों को बता दूं
राजसमंद झील जो है हमारी रामसर सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 वुलर झील सम्मिलित है। वुलर झील कहाँ स्थित है साथियों? जम्मू कश्मीर से है। रुद्र सागर जो झील है त्रिपुरा राज्य की है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य की। आप सभी साथी ध्यान रखें, ठीक है। वर्तमान में 41 है और 2019 से पहले 26 रामसर साइट्स थी, रामसर क्षेत्र थे। उसके बाद 2019 में सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल का है उसको शामिल कर लेगा, 27 हो गए। लेकिन अभी 2020 में इसमें 14 क्षेत्र और जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर अब 41 क्षेत्र रामसर साइट में सम्मिलित है, ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन। ऑप्शन 1 बॉटनी, ऑप्शन 2 हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन 3 जियोलॉजी, ऑप्शन 4 एनाटॉमी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा उद्यान कृषि की बात की गई। और उद्यान कृषि जो है हमारे हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? विभिन्न फलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूमि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त सभी। साथियों तीनों कार्य हम करेंगे। बालक में क्या करेंगे? जो मूल्य हैं उसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, उसका गुण विकास करेंगे। क्रिएटिविटी बालक में लाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो विज्ञान के तथ्य सिद्धांत उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। साथियों अधिगम का सिद्धांत, ये चारों ही अधिगम के सिद्धांत तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवश्यकता का, उपयोगिता का और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1853, 56, 1911, 1913। एक बार सभी साथी बताएंगे। साथी इसका जो राइट आंसर है वायु परिवहन की जो शुरुआत है 1911 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें क्या किया गया था? वायु परिवहन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई थी? आपसे अगर तारीख पूछ ली जाए मित्रों, क्या पूछ ली जाए? इसकी तारीख पूछ ली जाए तो आप सभी साथी क्या बताएंगे? 18 फरवरी 1911 को। 18 फरवरी 1911 को। और आपसे पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप सभी साथी बताएंगे इलाहाबाद से नैनी के बीच में चली थी। कब चली? 18 फरवरी 1911 को। और कितने किलोमीटर चली थी? तो मित्रों 10 किलोमीटर चली थी, ठीक है। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इस चीज़ को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। साथियों ऊन का घर बीकानेर जिले को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल अगर आपसे पूछ ली जाए, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल, तो आप सभी का जवाब होगा जैसलमेरी, ठीक है मित्रों। और सबसे अच्छी किस्म की ऊन कौन देती है? भारत की मेरिनो भेड़ जो है वो सबसे अच्छी किस्म की ऊन उपलब्ध कराती है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परियोजना विधि में मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4, 3, 8, 6। एक बार सभी साथी बताएंगे। साथियों परियोजना विधि के प्रतिपादक आप सभी साथी बताएंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथियों परियोजना विधि के जो प्रतिपादक है वो किलपैट्रिक को माना जाता है। किसको माना जाता है? किलपैट्रिक को। और यदि आपको ऑप्शन में इस प्रश्न इस तरह से देखने को मिले, परियोजना विधि के मूल विचारधारा किसने दी थी? तो मूल विचारधारा के जो प्रतिपादक होंगे, विचार था वो जॉन डीवी की था, लेकिन इस विधि का क्रियान्वयन जो किया वो किलपैट्रिक ने किया। तो इसकी प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक माने जाते हैं मित्रों। 6 चरण इन्होंने बताए हैं। अब वो 6 चरण कौन कौन से थे साथियों आपको बता देता हूं, आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों के सामने परिस्थिति उत्पन्न करें। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करना जिससे बच्चे क्या करें? प्रोजेक्ट चुन सके, किसी परियोजना का कार्य चुन सके। तो पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा उसके बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि बच्चे स्वयं से क्या करेंगे? किसी परियोजना को चुनेंगे। परियोजना को चुनने के बाद उस परियोजना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट बनाएंगे कि किस तरह से उसको कार्य करना है। फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम क्या करें? बच्चे क्या करेंगे? उसका योजना का क्रियान्वयन करेंगे। जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई है उसको कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में लगेंगे। और उसके बाद जो योजना क्रियान्वयन हो जाएगी, योजना उसको कार्य को कर लेंगे। उसके बाद कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें अध्यापकों का सहयोग भी लिया जाएगा। और कार्य का लेखा जोखा मूल्यांकन करने के बाद जो कार्य शुरू प्रारंभ किया था उससे लेकर मूल्यांकन करने तक जो भी कठिनाइयाँ हुई, जो भी समस्या बच्चों के सामने है, उसका रिकॉर्ड आपको लेखा जोखा रखना होगा। तो आप सभी साथी नोट कर सकते हैं कितने चरण हैं? 6 है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा मित्रों। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना। परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद बच्चे क्या करेंगे? प्रोजेक्ट का चुनाव करना, परियोजना का। उसके बाद कार्यक्रम बनाएंगे कि प्रोजेक्ट किस प्रकार से बनाना है आपको,
योजना का क्रियान्वयन करेंगे। योजना का क्रियान्वयन करने के बाद कार्य का मूल्यांकन करना, उसके बाद कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखना। ठीक है मित्रों, ये थे हमारे 6 चरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आप छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं मित्रों, तो कैसे पढ़ाएंगे? आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन का। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मनोरंजक एवं खेल संबंधी के माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों की रुचि बढ़ेगी, बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि, स्वतः शोध विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि। आप सभी साथी आगमन और निगमन दोनों के उदाहरण याद कर लीजिएगा किस तरह से होते हैं साथियों। विशिष्ट सामान्य सिद्धांत किस में चलता है? आगमन विधि में चलता है। आप सभी साथी इस चीज को बिल्कुल नोट कर ले और रट ले एक तरीके से। ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार परीक्षा में कि विशिष्ट सामान्य का सिद्धांत, विशिष्ट सामान्य का सूत्र कौन सी विधि में प्रयुक्त होता है? तो आगमन विधि में। इसमें क्या किया जाता है? जो प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष जो उदाहरण होते हैं उनका प्रयोग करके उसके बाद नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं इस विधि को। क्या कहते हैं? उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके ठीक विपरीत निगमन विधि आती है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि, निगमन नियम, ध्यान रखना इस तरह से आप बैठा लीजिएगा। निगमन नियम, नियम से उदाहरण की ओर, जबकि आगमन उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा जरूर साथियों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, आगमन विधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। साथियों प्रक्षेपण के आधार पर 2 सामग्री बताई है हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, एक प्रक्षेपित सामग्री और एक अप्रक्षेपित सामग्री। जो हमारी प्रक्षेपित सामग्री वो है OHP, इसका पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, 1 और 2 दोनों, व्यापकता, विस्तृत। साथियों पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। आप सभी साथी पिछली वीडियो देखिए क्योंकि उसमें वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, इन सब के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन 1 2006, ऑप्शन 2 2008, ऑप्शन 3 2011, ऑप्शन 4 1997। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा 2006 में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया था। किसकी जगह पर पारित किया गया था? तो आप सभी साथी इस चीज को नोट कर ले, शारदा एक्ट को समाप्त करके। शारदा एक्ट को समाप्त किया गया था 2006 में। उसके बाद बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित किया गया। और ये लागू कब हुआ? आप सभी से प्रश्न ये पूछा जाए लागू कब हुआ, तो आप सभी बताएंगे 1 नवंबर 2007 से ये लागू किया गया था। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1996। साथियों राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, DAP, वर्मी कंपोस्ट। साथियों बागवानी के लिए जो उर्वरक होता है वो होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है साथियों? केंचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है, केंचुए के मूत्र, मलमूत्र, अवशेष, कोकून, इन सभी के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजू पश्चिम बंगाल, राहीदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। एक बार सभी साथी बताएंगे। साथियों अगर आपको विभिन्न राज्यों के आधार पर वस्त्रों को याद रखने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिएगा। 20 मिनट का ये वीडियो साथियों, इसमें मेरे द्वारा ट्रिक बनाई गई है। आप बहुत आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से विभिन्न राज्यों के वस्त्र मात्र 20 मिनट में याद कर लोगे और आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा साथियों। इस तरह से ट्रिक बनाई गई है। तो आप सभी साथी एक बार विभिन्न राज्यों की वस्त्रों के आधार पर ट्रिक वीडियो जरूर देख लीजिएगा साथियों। इसका जो राइट आंसर है पानो भाजू। पानो भाजू किससे संबंधित है साथियों? कौन से राज्य से संबंधित है? पानो भाजू जो है साथियों गोवा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से नहीं है। आप सभी साथी ध्यान रखिए, पानो भाजू क्या होता है साथियों? पानो भाजू जो गोवा की जो महिलाएं होती है, महिलाएं जो पोशाक पहनती है उसको पानो भाजू कहा जाता है। और फिरन जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल सही है। फिरन होता है मित्रों, फिरन किसे कहते हैं? जो पुरुष और महिलाएं ढीला ढाला जो चोगा पहनती है वो कहलाता है फिरन। और राहीदे हिमाचल प्रदेश का है, ये महिलाओं के द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है, पहना जाता है साथियों। और फुलकारी एक प्रकार की शॉल है जो कि पंजाब में प्रचलित है, पंजाब में पहनी जाती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के उपयोग में नहीं लिया जाता? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सेलखेड़ी, सैंडस्टोन। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 घिया पत्थर सेलखेड़ी का जो प्रयोग है वो फर्श बनाने में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या? ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 25, ऑप्शन 3 22, ऑप्शन 4 24। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 25 है। अगर आपसे भारत में पूछ ली जाए लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है टोटल, तो कुल है भारत में 552, और भारत में राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 245 कुल। आप सभी साथी नोट कर ले, इससे प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आप याद रख सकते हैं इनको। अब आप सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि राजस्थान की राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है मित्रों, लोकसभा सदस्यों यहाँ पर बता दिए, राजस्थान में 25 है, भारत में कुल 552 होती है और राज्यसभा की 245। लेकिन राज्यसभा में राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 अंबाजी गुजरात, ऑप्शन 2 माघ मेला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 नैना देवी मेला असम, ऑप्शन 4 बेणेश्वर मेला राजस्थान। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये सुमेलित नहीं है। नैना देवी मेला असम में नहीं बढ़ता है मित्रों, वो कहाँ बढ़ता है? हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मित्रों, और हिमाचल प्रदेश में भी बिलासपुर जिले में भरता है। किस में भरता है? बिलासपुर जिले में। आप सभी साथ इस चीज़ को नोट कर ले और ये तीनों बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय, श्वसनिका, आंत्र और वायुकोश। साथियों जो पक्षमाप उपकला होते हैं वो शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं और ये हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नाल तथा फेफड़ों की जो बाहरी सतह होती है उस पर पाए जाते हैं। अतः ये कहाँ पर मिलते हैं? हमारे श्वसनिका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेरकाइमा, स्क्लेरेनका। एक बार सभी साथी बताएंगे। साथियों इसका जो राइट आंसर है जाइलम। जाइलम क्या है? एक प्रकार का पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये मित्रों? पौधों में। और ये जटिल उत्तक है। क्या है? जटिल उत्तक है और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। वाहिनिकाओं, वाहिकाओं, काष्ठ तंतु और काष्ठ मृदुतंग, इनसे मिलकर बना हुआ होता है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। भारत के राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक के अलावा जो विधेयक होते हैं उसको कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। साथियों संसद अगर कोई अधिनियम बनाता है उसको पारित करता है और राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वह राष्ट्रपति 1 बार संसद को वापस भेज सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास संसद वापस कानून को भेज सकती है, चाहे बिना संशोधन किए भेजे, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, उसको अनुमति देनी पड़ेगी पारित करने की। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर के जल महल, डीग के जल महल, जयपुर के जल महल, बूंदी के जल महल। साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डीग के जल महल। और डीग के जल महल किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। और इसका निर्माण है, डीग के जल महलों का निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा, राव मालदेव, राव चूड़ा, राव रणमल। साथियों राणा चूड़ा को क्या कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उत्तीर्ण करना। साथियों बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है, अच्छे परीक्षण की विशेषता। आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं अगर आपको इनको समझने में दिक्कत महसूस हो रही है कि वैधता क्या होती है, विश्वसनीयता किसे कहते हैं, वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा मित्रों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तीर्ण करना एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण, वरुण, शनि, पृथ्वी। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा शनि, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा पूछा है साथियों, यदि सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, बड़ा सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। और सबसे छोटा अगर ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे जो छोटा ग्रह है वो है हमारा बुध। क्या है मित्रों? बुध ग्रह है सबसे छोटा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं।
साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। साथियों सफ़ेद रक्तकण क्या होते हैं? आप सभी ने 2 प्रकार की कणिकाएं पढ़ी होगी, WBC और RBC। साथियों यहाँ पर WBC को हम सफ़ेद रक्त कणिकाएं कहते हैं और RBC को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। साथियों जो WBC होती है उसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का धारण करना, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाना। और यदि WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो हमारे अंदर सामान्य से कम हो जाने पर क्या होता है? एड्स का रोग हो जाता है। मित्रों आप सभी साथी ध्यान रखें, सामान्य से कम होने पर एड्स रोग हो जाता है। यदि WBC सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्या यदि अधिक हो जाए तो अधिक होने पर हमारे जो रोग होता है वो होता है कैंसर का, रक्त कैंसर इसे हम कहते हैं। रक्त कैंसर का रोग होता है रक्त कैंसर। और रक्त कैंसर को हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। तो WBC और RBC के बारे में जानते रहिएगा मित्रों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मित्रों। जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ साथी जुड़ेंगे आपको उतने ही उत्साह के साथ और बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप सभी साथी शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। अगर आप तक अभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। आप सभी साथी रीट भर्ती परीक्षा की पूर्ण मनोयोग के साथ तैयारी करते रहिएगा मित्रों, बहुत कम समय आपके लिए बचा हुआ है। धन्यवाद।